ऐसा शायद उड़ीसा में कभी नहीं था। How you can defeat बीजेपी? वो नहीं चाहती कि देश में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, तो आपका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? पहले लेफ्ट फ्रंट को उनके पीए की हत्या हो जाती। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी से जो एक पता चल रहा है कि देश के नई पीढ़ी एसआईआर से लोगों में एक पैनिक क्रिएट हुआ है, इतना जोर से कैंपेन प्रोपागेट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है और एम्पलीफाई कर रहा है। तो एसआईआर मेरे ख्याल से वोट चोरी में बड़ा फैक्टर है। ये जो बॉक्साइट के माइनिंग को लेकर के उड़ीसा के आदिवासी जो अपने इतना योगदान है, उनका विजिबिलिटी, उनका पार्टिसिपेशन, उनका सपोर्ट, सॉलिडरिटी का क्या है? ये लाइसेंस तो बीजेपी को किसी ने दिया नहीं है। चुनाव खत्म होते ही ये झालमुरी बेचने वाले और खाने वाले सबके ऊपर बड़ा इस समय बुलडोजर आ गया। उड़ीसा में अच्छी बात यह है कि भले बीजेपी की सरकार बन गई, आंदोलन में कहीं आपको कोई कमजोरी नहीं दिखाई, तब जाकर के चुनाव में जनता की ताकत दिखेगी। नमस्कार, ऑफकोर्स ओडिशार ये गोटे नुआ अध्याय को आपण मानक स्वागत। ये जो आत्मीय आलाप आमर जो सीरीज आरंभ करिचे, आपण पूर्व एपिसोड रे देखिथिले आम आदमी पार्टी रो सांसद संजय सिंह को सहित आमर आलोचना होइतिला। ए नुआ एपिसोड रे आम सह अछंती अतिथि भावे सीपीआईएमएल रो जातीय साधारण संपादक कमरेड दीपंकर भट्टाचार्य। तांको विषय रे विशेष किछि कहिबार आवश्यकता नहीं। सारा भारतवर्षर राजनीति रे जेतेबेले दलित निष्पेषित कथा आसे, जेतेबेले श्रमजीवी मनीषर कथा आसे, जेतेबेले कृषक, श्रमिक, छात्र, युवक मानकर इश्यू आसे, जो अल्प किछि चेहरा भारतवर्षर राजनैतिक दृश्यपटरे बेसी सक्रिय और चंचल दिशंती, सेथि मध्यरे दीपंकर भट्टाचार्य अन्यतम। केवल वामपंथी राजनैतिक दृश्यपट नुहे, आपण जदि देखिबे पूरा आरएसएस बीजेपी रो जो सांप्रदायिक फांसीवादी धर्मांध राजनीतिक डिस्कोर्स अच्छी से इकोसिस्टम एगेन्स्ट साहसर सहित जो लड़ई करा जिबार आवश्यकता अच्छी, से लड़ईर पूर्व भागरे रहीकि अन्य मानक सांगरे आनिबार अनवरत प्रयास करछंती दीपंकर भट्टाचार्य। आज तांको सहित आम आलोचना करवा। सर नमस्कार, प्रोग्राम को आपको स्वागत। अभी हमने देखा बंगाल में इलेक्शन हुआ तो बीजेपी का वहाँ भी विक्ट्री हो गया। कुछ साल पहले, 2 ही साल पहले उड़ीसा में भी बीजेपी का विक्ट्री हो गया है। और बीजेपी का जो होल डिस्कोर्स था, कैंपेन था, उसमें अंग बंग कलिंग का जो स्लोगन था, तो अभी कंप्लीट हो गया, आसाम में भी, उड़ीसा में भी और बंगाल में भी। तो ये जो नया डेवलपमेंट देख रहे हैं, जैसे कि उड़ीसा में उनके लिए बहुत डिफ़िकल्टीज था, बंगाल में भी उनके लिए बहुत चैलेंजेस था, लेकिन दे सक्सेसफुली ओवरकम दी चैलेंजेस। जो न्यू डेवलपमेंट हुआ है, बीजेपी अब ये जो पूरा एरिया है, कॉरिडोर है, कॉरिडोर में अपना बना लिया है, तो उसको कैसे देखते हैं? उसका क्या रिप्रोकेशन इंडियन पॉलिटिक्स में पड़ेगा? नहीं, पहली बात हमें लगता है कि बीजेपी लगातार चुनाव जीतते जा रही है। ये जो चुनाव में जीत जो दिख रही है वो बहुत नॉर्मल नेचुरल जीत नहीं है। अब जैसे आपने उड़ीसा की चर्चा की, आंध्रा की चर्चा है, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट कुछ था, विधानसभा चुनाव का रिजल्ट कुछ है। तो उड़ीसा में भी जिस तरह से इन्होंने लोकसभा में पूरा स्वीप किया और विधानसभा पर भी पूरा कब्जा किया, मेरे ख्याल से वो बहुत कोई जिसको एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहा जाता है वैसा शायद नहीं था। हालांकि उस समय तक एसआईआर नहीं आया था। आंध्रा के बारे में हम लोगों ने सुना कि रात 8 बजे से 2 बजे तक करीब 52 लाख और वोट पड़े, जो संभव नहीं है। बिहार में हमने देखा एसआईआर, उसको हमने झेला और उसका ऐसा इम्पैक्ट गया कि हम लोग 2020 में 13 लाख वोट ला करके 12 सीट जीते थे और 2025 में 14 लाख वोट ला करके 19 सीटों पर हम सिर्फ 2 सीट जीत पाए। अभी पश्चिम बंगाल चला गया। एक तो ज़रूर इसमें बात है कि ये इलेक्शंस का जो पूरा सिस्टम था, उस सिस्टम को मैनिपुलेट किया जा रहा है। उसमें वोटर लिस्ट से लेके वोट की काउंटिंग, हर चीज़ में ये एक पहलू है जिसको बिल्कुल हम लोग खारिज नहीं कर सकते। दूसरा, इसके साथ साथ ज़रूर एक सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एक शिफ्ट भी हो रहा है। अब जैसे अब उड़ीसा कह लीजिए, इतने सालों से बीजेडी की सरकार थी,
नेचुरल है कि लोगों में कहीं ना कहीं जा कर के एक बदलाव का मूड बनेगा कि भाई बदलाव हो। और उड़ीसा में कांग्रेस कह लीजिए, लेफ्ट कह लीजिए, लंबे समय से हम लोग बहुत कमज़ोर स्थिति में हैं। तो ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, उस वैक्यूम का बाय डिफ़ॉल्ट फ़ायदा बीजेपी को मिला। पश्चिम बंगाल में भी हमें इसी बात की सबसे ज़्यादा डर थी कि ये टीएमसी 15 साल हो गया, तो 15 साल में नेचुरल है कि सरकार के खिलाफ लोगों का आक्रोश पनपेगा। और वहाँ जिस तरह से सीपीएम कमज़ोर हुई, कांग्रेस भी बहुत कमज़ोर थी, तो कुल मिलाकर के बीजेपी ने उस खाली जगह को भी भर दिया। तो देश के आपने पूछा कि भाई इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इम्पैक्ट बेहद खतरनाक है, क्योंकि बीजेपी वो नहीं चाहती कि देश में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हो। अगर मल्टी पार्टी ना हो तो कोई डेमोक्रेसी नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि भारत जैसे देश में जो इतना विशाल, इतने विविध किस्म का देश है, तो वहाँ पार्टियाँ तो इसी आधार पर बनती है, किसी आइडेंटिटी के आधार पर, किसी भाषा के आधार पर, किसी रीजन के आधार पर पार्टियाँ बनती हैं। तो भारत में डेमोक्रेसी का मतलब ही है मल्टी पार्टी होना। और बीजेपी ये सख्त इसका है कि हर चीज़ को वन नेशन कह दो, वन नेशन के बाद बाकी सब वन 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 कह दो। वन नेशन, वन पार्टी, वन लीडर, वन एग्जामिनेशन, वन इलेक्शन, वन कमीशन, वन नीट, वो एक परीक्षा में पेपर लीक हो जाए, सब वन कर देना चाहते हैं। तो इसलिए पूरे बीजेपी तो अब जब 22 राज्यों पर उसका मेरे ख्याल से कब्जा हो गया है, पूरा का पूरा मैप जो दिखता है, इधर एक झारखंड बचा हुआ है, साउथ के कुछ राज्य बचे हुए हैं, और इधर मेरे ख्याल से एक हिमाचल और पंजाब बचा हुआ है, कश्मीर बचा हुआ है। तो बाकी पूरा का पूरा देश का जो मैप है वो इस समय बीजेपी आरएसएस का वहाँ दबदबा है। और इसका सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है मामला। जैसे मान लीजिए पॉलिटिकली तो बीजेपी आने से चलो ठीक है, अगर एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदलता है तो लोग उस पर लड़ लेंगे। अब बंगाल का ही उदाहरण मैं अगर ले लूँ, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ नई सरकार आई, तो जो बोल के सरकार आई वो तो नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी भंडार में 1500 मिलता था, हम अन्नपूर्णा भंडार दे देंगे 3000, वो बिल्कुल नहीं शुरू हुआ। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से कहा कि आपका डीए हम दे देंगे, 7वां वेतन आयोग लागू कर देंगे, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो उन्होंने नहीं कहा था या कहीं छुपा के रखा था, वो सब होने लगा है। पूरे चुनाव में चर्चा थी कि मोदी जी 10 रुपये खर्च करके झालमुरी खाए हैं, और अभी चुनाव खत्म होते ही ये झालमुरी बेचने वाले और खाने वाले सबके ऊपर बड़ा इस समय बुलडोजर आ गया। तमाम हॉकर्स का एविक्शन हो रहा है। 1950 का एक कानून का हवाला देकर के कहा गया कि अभी ईद है और बकरीद में आप कुर्बानी एनिमल सेक्रीफाइस आप नहीं कर सकते। अब इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ, हमने देखा कि मुस्लिम समुदाय ने कह दिया कि चलो ठीक है, हम इस बार कुर्बानी नहीं करेंगे। परेशानी जो है वो हिंदू जो पशु विक्रेता, जो किसान हैं, उनके अंदर है कि उनकी पूरी आर्थिक स्थिति अचानक इसी समय वो कुछ उनका कारोबार होता था, इसी समय उनके घर में पैसे आते थे, उनके घर में अब पैसे नहीं आएंगे। अभी आप देख लीजिए कि बंगाल में ओबीसी का आरक्षण 17% था, कम था। ओबीसी का नेशनली 27% है, पश्चिम बंगाल में 17% था। 17% में एक झटके में इन्होंने कटौती करके उसको 7% कर दिया। 10% आरक्षण रातों रात पश्चिम बंगाल में गायब हो गया। इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के राज में 2011 साल के बाद से जो भी SC ST OBC का सर्टिफिकेट इशू हुआ है, एंड द नंबर इज 1.69 करोड़, 1,69,00,000, वो सर्टिफिकेट की हम फिर से जांच करेंगे। लोग कह रहे हैं ये तो और एक SIR आ गया, एक इलेक्टोरल रोल में SIR हो रहा था, अब कास्ट सर्टिफिकेट का भी SIR होगा। तो ये पूरे बंगाल में जो इनका एजेंडा सामने आ रहा है, लेनिन की मूर्ति तोड़ दी है। लेनिन की मूर्ति तोड़े तो लोगों ने कहा कि चलो लेनिन जो विदेशी थे उनकी तोड़ दिए, सिद्धो कान्हू की मूर्ति भी तोड़ दी, नील विद्रोह हुआ था किसानों का, उसके स्मारक को तोड़ दिए। तो ये जो पूरे चारों तरफ तोड़ फोड़, एकदम हिंसा, हत्या, ये जो हमला शुरू हो गया। शुभेंदु अधिकारी नए मुख्यमंत्री बने, उनके
जो पीए थे बड़े रहस्यमय तरीके से उनकी हत्या हो गई और उस पर उसको सीबीआई को दे दिया गया कि भाई सीबीआई जांच करो। अभी तक सुन रहे थे गिरफ्तारी हो रही है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, यहीं से हत्यारा गए हैं। और ये लोगों ने इस बार देखा कि ये पहली बार नहीं, हर बार शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और इसके बाद उनके पीए की हत्या हो जाती है, उनके बॉडीगार्ड की हत्या होती है, उनके ड्राइवर की हत्या होती है। मामला क्या है? तो बीजेपी सत्ता में तो आ गई, लेकिन जो उसके आने के तुरंत बाद जो स्थिति पश्चिम बंगाल में बन रही है, लोगों के लिए बिल्कुल एक नया अनुभव है। लेकिन लोग लड़ेंगे। उड़ीसा में भी जो हम सुन रहे हैं कि जब से बीजेपी के हाथ में सरकार गई, ये जो अपराध, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, ऐसा शायद उड़ीसा में कभी नहीं था। हम लोगों को भी बाहर से ये दिखाई पड़ता है कि उड़ीसा को बिल्कुल एक मॉब लिंचिंग, कम्युनल हेट, लूट, कॉरपोरेट लूट तो उड़ीसा में हमेशा ही रहता है, उसकी लेबोरेटरी। बिहार में जहाँ नीतीश कुमार को सामने रख करके बीजेपी राज करती थी, अब बीजेपी के हाथ में सत्ता है और वहाँ महिलाएं ये कह रही है कि भाई चुनाव के समय तो आप चर्चा कर रहे थे कि 10,000, तो वोट के समय 10,000 और वोट के बाद बुलडोजर, वहाँ हर घर पर बुलडोजर पहुँच रहा है। तो बीजेपी के शासन को जहाँ भी लोग प्रत्यक्ष तौर पर देख रहे हैं, झेल रहे हैं, तो उनका ये अनुभव होता जा रहा है कि ये खतरनाक एक पार्टी, खतरनाक विचार और लोगों के ऊपर उनके रोजी रोटी, उनके भाषा, उनके कल्चर, उनके एजुकेशन, उनके पूरे अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा हमला है। इलेक्शन का जो प्रोसेस है, जो जैसे इलेक्शन कमिश्नर का रोल है, उसका परिणाम जो आ रहे हैं, उसको लेकर बहुत डाउट है, सबका मन में डाउट है कि ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं बन सकता। आप पॉलिटिकल पार्टी जो है, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी, क्यों इसको बड़ा मुद्दा बना के फोकस में रख के क्यों मूवमेंट नहीं, मुद्दा तो बन रहा है। अब देखिए, मुद्दा इसमें 2-3 बातें हैं। एक है कि कुछ लोग एसआईआर के बाद कह रहे थे कि भाई आप इस चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए। तो लेकिन आप देखेंगे कि एसआईआर ने ऐसा पैनिक क्रिएट किया लोगों में कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया बिहार में भी और पूरे पश्चिम बंगाल में भी। तो एसआईआर से लोगों में एक पैनिक क्रिएट हुआ है कि अपना वोट बचाना है, वोट देना है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम ये कहते हैं कि भाई ये इलेक्शन बहुत गलत तरीके से हो रहा है, इतने लाख लोगों को बाहर करके हो रहा है, ये गलत हो रहा है, लेकिन तब भी लोग वोट डाल देते, तो मेरे ख्याल से वो रास्ता हमारे सामने नहीं है। एक बात ज़रूर उठती है कि ईवीएम, हम बिल्कुल इसके पक्ष में हैं कि चुनाव ईवीएम से नहीं, देश में बैलेट से चुनाव हो। ऐसा नहीं कि बैलेट के दौर में गड़बड़ी नहीं होती थी, लेकिन आज जिस तरीके की गड़बड़ी हो रही है, चुनाव की पारदर्शिता खत्म हो गई, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ख़त्म, लोगों को बिल्कुल भरोसा नहीं है कि हम जो वोट जिसको देते हैं उसको मिलता है कि नहीं मिलता है। तो क्रेडिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये चुनाव प्रोसेस में, और इसमें हम चुनाव जीते चाहे हारे, कांग्रेस जैसे केरल में चुनाव जीत गई है, लेकिन जीतने पर भी आपको बोलना होगा कि भाई ईवीएम हटाओ और अगला चुनाव जो है बैलेट से कराओ, ये हार जीत से अलग। तो ये मुद्दा बनते जा रहा है मेरे ख्याल से। वोट चोरी जो आपके महाराष्ट्र चुनाव के बाद से शुरू हुआ, तो लोगों ने महाराष्ट्र देखा, हरियाणा देखा, बिहार देखा, बंगाल से लोगों की उम्मीद थी कि शायद बंगाल का रिजल्ट कुछ अलग हो, बंगाल में भी वही हो गया है। तो अब जब धीरे धीरे ऐसा ही बनते जा रहा है, तो मुझे लगता नहीं है कि लोग इसको छोड़ देंगे। हर स्टेट में जहाँ एसआईआर हो रहा है, तो 60 लाख, 70 लाख, 90 लाख लोगों का नाम कट रहा है। ये जब पूरे देश में एसआईआर हो जाएगा, आप समझ सकते हैं कि शायद ये पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा, 10 करोड़ लोगों का चला जाएगा। तो डेमोक्रेसी पर इतना बड़ा आघात, लोगों के वोटिंग राइट पर, या इसके बाद जिनके नाम वोटर लिस्ट से जा रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि उनका राशन भी काटेंगे, उनका बैंक खाता भी बंद कर देंगे। अभी पश्चिम बंगाल में होल्डिंग सेंटर्स बन रहे हैं। अमित शाह ने नारा दिया था डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट। तो डिटेक्ट हो गया, डिलीशन हो गया, अब डिपोर्ट कैसे करेंगे लोगों को? डिपोर्ट तो तभी हो सकता है जब बांग्लादेश के साथ कोई बात हो, कोई एग्रीमेंट हो कि भाई इतने लोगों को, इतने आपके लोग यहाँ हैं और या भारत के लोग वहाँ हैं, तो चलो दोनों का ये हो जाए। तो ये डिपोर्टेशन तो संभव नहीं है, डिटेंशन करेंगे। तो मेरे ख्याल से मुद्दा ये बन रहा है
आगे और बनेगा। और इस देश में अब कोई बड़ा जन उभार उसके अलावा और कुछ होगा नहीं। और मैं देख रहा हूँ ये जो 2 दिन में 2 करोड़ देश में जो डिजिटल कॉकरोच सामने आए, कोई मामूली बात नहीं है। अभी ये डिजिटल है, अभी ये ज़मीन पर नहीं है, लेकिन डिजिटल से फिज़िकल बनने में समय नहीं लगेगा। मेरे ख्याल से ये कुछ कह रहा है कि ये जो चल रहा है देश में, लगातार पेपर लीक, लगातार हर रोज़ पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ना, इतने महंगाई, इतनी बेरोज़गारी और चुनाव में इतनी धांधली, ये कुछ अति हो रहा है। अब जब अति होने लगेगा तो निश्चित तौर पर जनता है, कुछ नेताओं की बात नहीं, कुछ पार्टियों की बात नहीं। पार्टियों को तोड़ सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, कुछ नेताओं को खरीद सकते हैं, इतने करोड़ों जनता का क्या करेंगे? कितने को जेल में डालेंगे, कितने को खरीद लेंगे, कितने को डराएंगे, कितने का मुंह बंद करेंगे? तो बदलाव ज़रूर होगा। आप बिहार में वोट चोरी को लेके इतना बड़ा यात्रा किए, और ये राहुल गांधी जी आए, फिर तेजस्वी आए, आपका पूरा फुल स्ट्रेंथ वहाँ दिखाया, लेकिन वो जब वोट हुआ तो इसमें वोट में क्या गड़बड़ी हुई कि कन्वर्ट नहीं हो पाया और रिजल्ट ऐसा हो गया? लोग हमने कहा कि कन्वर्ट का मामला नहीं, कि वोटर लिस्ट में जो बदलाव हुआ, उस बदलाव का एक पार्ट है कि लोगों के नाम कटे गए, उसका एक पार्ट है कि नए कुछ लोगों के नाम भी जुड़े, जैसे पश्चिम बंगाल में भी, अब इस पर चर्चा कम है, लास्ट में 7 लाख लोगों के नाम जुड़े थे। बिहार में भी 7 लाख लोगों के नाम जुड़े थे। ये 7 लाख कौन है, कहाँ है, ये लास्ट मोमेंट की बात है। और इसीलिए हमने जो देखा कि वहाँ बैलेंस शिफ्ट हो गया। हमने आपसे कहा कि हम 2020 में जब चुनाव लड़े 19 सीट से, हमें 13 लाख से ऊपर वोट मिले थे। 13 लाख वोट के आधार पर हम 12 सीट जीते थे। और इस बार 20 सीट से लड़े, 14 लाख से ज़्यादा वोट लाए। वोट हमारा जहाँ था उससे बल्कि थोड़ा बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी ने अपना वोट, पता नहीं कैसे, ये वोट बहुत इन्होंने बढ़ाया अपना। और जो हम जहाँ भी जीते हुए थे, कहीं 95 वोट से भी चुनाव हार गए, 2000 वोट, 1300 वोट से चुनाव हार गए, 2000 वोट से चुनाव हार गए। तो ये वोट में जो बैलेंस था, इस बैलेंस को SIR के ज़रिए इन्होंने चेंज किया, जो पश्चिम बंगाल में भी हुआ है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि अगर जो जिस बैलेंस पर चुनाव मार्जिन होता है चुनाव में, अगर उससे कहीं ज़्यादा डिलीशन हुआ है तो चिंता की बात है, इस पर हम लोग देखेंगे। पश्चिम बंगाल में ऐसा ही तो हुआ है, जितने लोगों के नाम कटे और उसी पे अभी कहीं 400, 500, 800, 2000, 5000 वोट से बीजेपी वहाँ चुनाव जीती है, और हज़ारों में लोगों के नाम कटे गए। तो SIR मेरे ख्याल से वोट चोरी में बड़ा फैक्टर है बिहार में। और बिहार से कहीं ज़्यादा पश्चिम बंगाल से जो रिपोर्ट आई, चुनाव में गिनती के दौर में, गिनती के दिन, गिनती के हॉल में इस तरह का माहौल, इस तरह की हिंसा, इस तरह का डर, लोगों को भगा देना वहाँ से। तो लोगों को अगर भगा देंगे पार्टी के काउंटिंग एजेंट्स को, और उसके बाद कुछ भी रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, रात तक एक रिजल्ट है और अगले दिन सुबह कोई एक्स्ट्रा और एक राउंड जोड़ करके रिजल्ट बदल दिया जा रहा है। तो ये सब भी हुआ है, जिसकी पहले लोग आशंका भी नहीं करते थे। कि तो मामला सिर्फ ये नहीं है कि मशीन में ही कुछ हो रहा है, मशीन तो है, मशीन से ज़्यादा मशीनरी, जो मशीनरी है और जो मैकेनिज्म है, वो पूरी तरह सब संदिग्ध है। और इसीलिए देश में चुनाव पर भरोसा लोगों का बहुत बचेगा नहीं, अगर ऐसा ही होता चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से लोग इस देश में बड़ा कोई आंदोलन होगा, क्योंकि जो जिन चीज़ों को भी हम मान के चलते थे कि 5 साल बाद चुनाव होता है, चलो कुछ नहीं है तो कोई सरकार को अगर बदल देना होगा तो वोट दे करके बदल देंगे सरकार को, वोट तो है अपने पास, ये जो भरोसा था लोगों के पास, वो भरोसा अब ख़त्म हो रहा है। और इसीलिए हर चीज़ जो हमें एक तरह से वैसे ही मिला था, आज़ादी मिली थी लड़ करके, लेकिन आज़ादी के साथ संविधान मिल गया। संविधान मिलते ही संविधान में हमको वोट डालने का अधिकार मिल गया, संविधान मिलते ही हमें देश में आरक्षण मिल गया। तो ये सब कुछ जो मिला हुआ था, जिसको हम लोग मान के चल रहे थे तो हमारा है, इसको कौन क्या बिगाड़ेगा। लेकिन जिन चीज़ों को भी हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चलते थे, आज उन तमाम चीज़ों के लिए फिर एक बार हमको लड़ना पड़ेगा, फिर वो आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा, फिर वो संविधान, फिर वो आरक्षण,
फिर वो वोटिंग राइट, हर डेमोक्रेटिक पहलू के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। तो क्या आप सोचते हैं या आपको लगता है कि बीजेपी को हराया भी जा सकता है इसी पैटर्न में अगर इलेक्शन होता रहेगा, तो फिर हाउ यू कैन डिफीट बीजेपी? वही हम कह रहे हैं कि बड़ा कोई जन उभार चाहिए, उसके बगैर तो नहीं होगा। जैसे 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था, लोकसभा चुनाव में ज़रूर हम लोग बीजेपी की संख्या कम हुई 240, और ये सरकार बिल्कुल नहीं बनती अगर उड़ीसा में इस तरह का रिजल्ट नहीं होता। तो ये जो हुआ, वो जो रिजल्ट आया वो सिर्फ चुनाव से नहीं आया, वो किसान आंदोलन से आया, वो एंटी सीए जो आंदोलन देश में खड़ा हुआ था उससे आया, वो इस देश में रोहित वेमुला की हत्या के बाद से SC/ST एक्ट को ख़त्म करने की भी जो साजिश हुई, इसको लेकर के दलितों में जो ज़बरदस्त एक आक्रोश था और संविधान बचाने की जो एक लोगों में एक संकल्प पैदा हुआ, उससे आया। इसीलिए हमें लगता है कि हम सिर्फ चुनाव को देखने से काम नहीं चलेगा। चुनाव तभी सफल हो पाएगा जब चुनाव अपने आप में एक आंदोलन बनेगा और एक पूरे जन उभार और आंदोलन के माहौल में चुनाव होगा, तब जाकर के चुनाव में जनता की ताकत दिखेगी। तो क्या आप अभी इंडिया जो अलायंस है उसमें आप एक पार्ट हैं, तो उसमें क्या ये एक मुद्दा के तौर पर आप उसको लेंगे कि जो इरेगुलरिटीज हो रहा है? बिल्कुल, हमें लगता है कि अभी तक जो इंडिया गठबंधन है वो थोड़ा बहुत ढीला ढाला गठबंधन है। वो गठबंधन सिर्फ चुनाव में ही दिखता है, बाकी समय बहुत दिखता नहीं है, सिर्फ संसद में दिखता है। तो संसद में जब दिखा अच्छा हुआ, जैसे अभी महिला आरक्षण के नाम पर जो डिलिमिटेशन ये थोपना चाहते थे, उसको संसद में इंडिया गठबंधन के तमाम सांसदों ने मिलकर के रोक दिया। और समय समय पर मान लीजिए चुनाव में भी हम लोगों का एक दिखा। लेकिन अब जो चाहिए कि इंडिया गठबंधन एक और पॉलिटिकली यूनाइटेड होकर के लड़े, और देश में जहाँ भी ये जो छात्रों का आंदोलन है, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी से जो एक पता चल रहा है कि देश के नई पीढ़ी बेहद नाराज़ है, बदलाव चाहते हैं, तो इसके साथ इंडिया गठबंधन कैसे खुद को जोड़ेगा। ये जो नोएडा में मिनिमम वेज के लिए मजदूर लड़ रहे हैं, मानेसर में, नोएडा में, बठिंडा में, जेल में इस समय है मजदूर, इस आंदोलन से लेबर कोड के खिलाफ 8 घंटे के श्रम दिवस के सवाल पर इसके साथ इंडिया गठबंधन कैसे जुड़ेगा। ये जो बॉक्साइट के माइनिंग को लेकर के उड़ीसा के आदिवासी जो अपने लड़ रहे हैं, इस आंदोलन के साथ इंडिया गठबंधन कैसे जुड़ेगा। हमें लगता है इंडिया गठबंधन को और ज़्यादा जनता के साथ, आंदोलनों के साथ, ज़मीन के नज़दीक ले जाने की ज़रूरत है, और इस पर ज़रूर हम लोग चर्चा करेंगे। बिहार की बात कर रहे थे, क्योंकि आपका पार्टी जो है मेनली बिहार एंड झारखंड में ज़्यादा थोड़ा दिखता है उनका एक्टिविटी। तो ये भी डिस्कशन में आया था कि जो चीफ मिनिस्टरियल फेस है, कैंडिडेट है, उसको डिक्लेरेशन को लेकर लेट हो गया था, जिसका का नाम कांग्रेस या फिर आप लोगों ने एक्सेप्ट करने में, इसी का कुछ एडवर्स इफेक्ट लोगों के ऊपर, वोटिंग पैटर्न के ऊपर पड़ा। क्या आपको भी ऐसा लगता है? चीफ मिनिस्टर से ज़्यादा चीफ मिनिस्टर का कोई असर नहीं बहुत पड़ा, क्योंकि लोगों को पता था कि ये लोग जीतेंगे तो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। क्यों ये डिक्लेरेशन करने में इतना लेट क्यों हुआ? वो पता नहीं, ये तो कांग्रेस से पूछिएगा। हम लोगों ने तो कह दिया था, ये कांग्रेस वाले क्यों नहीं, उनको दिक्कत हुई पता नहीं हमको। लेकिन जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाला जी, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर में एक नाम लिया गया, और बाकी उसमें और लोगों का नाम नहीं था, कोई मुस्लिम डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की बात नहीं आई। तो इससे ज़रूर एक लोगों में काफ़ी असंतोष पैदा हुआ, और चुनाव पर इसका असंतोष या अविश्वास? असंतोष इसी हिसाब से कि भाई ये क्या हो रहा है। कोई एक पार्टी है जो नए, मैंने उनके पास कोई MLA नहीं है, हम उनके बारे में डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन बाकी पार्टियां हैं, उनका हक बनता है, तो वो क्यों नहीं डिक्लेयर हुआ दलितों के बारे में या आदिवासियों, आपके मुस्लिम समाज के बारे में। तो ये बातें ज़रूर हुई है, जिससे हमें लगता है कि चुनाव में अगर कुछ हुआ तो इसके चलते। तो दूसरा सबसे बड़ा सवाल हुआ बिहार में, वो था कि SIR जब आया, 24 जून को सर्कुलर आया, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीना हम लोग तो SIR को लेके ही आंदोलन में व्यस्त हो गए।
वोट बचाने के लिए। और उसी दौर में सरकार ने ये सारी घोषणाएं की। जैसे हमारा बिहार में आंदोलन था कि 200 यूनिट बिजली फ्री। हम जब बिजली फ्री करने के लिए लड़ रहे थे, इन्होंने कहा कि 1 यूनिट भी फ्री नहीं करेंगे। और वही नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली फ्री घोषणा करते हैं ठीक चुनाव से पहले। हमने जब वहाँ आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, इन तमाम तबकों को लेकर के लड़ा, जीविका, 1 पैसा इन्होंने नहीं बढ़ाया। लेकिन उस समय चुनाव से ठीक पहले इन्होंने कहा कि मिड डे मील का हम डबल कर देंगे, हम अभी इस समय 10,000 रुपये का आपको लोन देंगे। इन सवालों को लेकर के जो जनता के बीच में और सघन गोलबंदी की ज़रूरत थी कि जो सरकार जो भी बोल रही है ये हमारे आंदोलन की वजह से बोल रही है और हमारी ताकत और बढ़ेगी, आंदोलन और तेज होगा, हमें पूरा हक मिलेगा। तो ये काम मेरे ख्याल से उस दौर में जो होना था वो थोड़ा हम लोगों के सामने भी दिक्कत आई। तो आपका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? पहले लेफ्ट फ्रंट को मजबूत किया जाए या फिर लार्जर? नहीं, इसमें कोई स्टेज थ्योरी नहीं है कि पहले ये कर लो, फिर उसके बाद ये करो, फिर उसके बाद करो। ये सब एक साथ करना पड़ेगा। एक साथ करना पड़ेगा कि भारत में जो कम्युनिस्ट आंदोलन है, इस कम्युनिस्ट आंदोलन की ताकत अगर नहीं बढ़ती है इस समय, क्योंकि वो जो आप देखते हैं कि ये जो खरीद फरोख्त, आज आम आदमी पार्टी के 7 सांसद चले गए, राघव चड्ढा, तो इस देश में ना झुकने वाला ना बिकने वाला आंदोलन है तो कम्युनिस्टों का है। इसीलिए कम्युनिस्ट आंदोलन को मजबूत करना, लेफ्ट को यूनाइट करना, ये बेहद ज़रूरी है। लेकिन उतना ही ज़रूरी है कि लेफ्ट के साथ साथ सोशलिस्ट हैं, अम्बेडकराइट हैं, गांधीयन हैं, पेरियार को मानने वाले लोग हैं, नेहरूवियन कांग्रेस के लोग हैं, ये जो तमाम विचार के लोग हैं, इनको भी साथ लेके चलना और एक यूनिटी बनाना ये भी ज़रूरी है। तो ठीक है, जैसे आज़ादी के आंदोलन के दौर में अलग अलग ढंग से लोग लड़ रहे थे, लेकिन आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। अभी भी मैं समझता हूँ कि ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। इस फांसीवाद से आज़ादी, अपने देश में रोज़ी रोटी की आज़ादी, इसके लिए सबको मिला के चलना होगा, लड़ना होगा और सबका एक साथ हम लोग करेंगे। आपका पार्टी का उड़ीसा में देखें तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में उनका प्रेजेंस बहुत डिस्टिंक्ट है। पास्ट में भी बहुत काम हुआ है, अभी भी ऑर्गेनाइजनली दे आर स्ट्रॉन्ग एनफ। तो अभी रायगढ़ में सीजी माली प्रोजेक्ट को लेकर, बक्साइड माइनिंग को लेकर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। और रायगढ़ से सटे हुए जो डिस्ट्रिक्ट है कलाहांडी, वहाँ भी अदानी को दे दिया गया कुट्रुमाली में, और ये वेदांतो वाला, ये जो पूरा कॉरिडोर है बक्साइड माइनिंग खनन को लेकर, अभी ट्राइबल लोगों ने बहुत रेजिस्टेंस दिखाए हैं। तो आपका पार्टी का उनमें ये मूवमेंट में कितना योगदान है, उनका विजिबिलिटी, उनका पार्टिसिपेशन, उनका सपोर्ट, सॉलिडरिटी का क्या है? फुल सपोर्ट है और सॉलिडारिटी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, ये जो आंदोलन खड़े होते हैं, ये किसी एक पार्टी का आंदोलन तो हो ही नहीं सकता। तो ये पूरे ज़मीन बचाने के लिए, इस तरह के कॉरपोरेट लूट को रोकने के लिए, माइनिंग का मतलब क्या, इसमें कुछ लोग तो मुनाफा कमा लेंगे, लेकिन पूरा का पूरा एक इलाका वो ख़त्म हो जाएगा, वो पूरा नेचर ख़त्म हो जाएगा, उस नेचर से जुड़े हुए लोगों की पूरी ज़िंदगी वो एकदम एक तरह से ध्वस्त हो जाएगी। तो हमें लगता है कि ये माइनिंग के खिलाफ ये जो आंदोलन है, ये इसको सिर्फ आदिवासियों का आंदोलन, आदिवासी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, वो एकदम नेचर के करीब है, इसीलिए उनको लड़ना ही पड़ रहा है। लेकिन इसको तो हमें पूरा उड़ीसा का आंदोलन बनाना पड़ेगा कि आदिवासियों के पक्ष में आज क्लाइमेट इतना बड़ा मुद्दा है, एनवायरनमेंट इतना बड़ा मुद्दा है, दुनिया में लोग इतना लड़ रहे हैं, दुनिया भर में कहीं भी आप जैन जी की बात करेंगे, उनके सामने सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये क्लाइमेट क्राइसिस, ये दुनिया रहने लायक, जिंदा रहने लायक रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी। तो हमें लगता है कि आदिवासी जब उतरते हैं, उनके साथ हम तमाम लोगों को, गैर आदिवासी समाज को भी पूरा बिल्कुल साथ खड़ा होना चाहिए इस लूट के खिलाफ, इस महंगाई के खिलाफ। तो उड़ीसा में हम लोग हैं जहाँ भी आंदोलन, उड़ीसा में अच्छी बात यह है कि भले बीजेपी की सरकार बन गई, आंदोलन में कहीं आपको कोई कमज़ोरी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि लोगों के पास लड़ने की ताकत है और मेरे ख्याल से यही हिंदुस्तान है। तो ये आंदोलनों पर हम लोग और ज़्यादा जोर देंगे। हमारी पार्टी पूरी तरह से इसमें हर संभव तरीके से मदद करेगी और इसमें हिस्सा भी देगी। सर, उड़ीसा में 2 चीज़ अभी एक
दो डायमेंशन में दिख रहा है। एक तो है कि उड़ीसा में ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो बहुत हाई है, 24-25% है, और इसी को पूरा पॉलिटिकल कैपिटल बना रहा है बीजेपी अभी। अब चाहे सीएम ट्राइबल एमएलए को बनाया जाए या फिर यहाँ से राष्ट्रपति लिया जाए, फिर यहाँ के एमपी को ट्राइबल अफेयर्स कैबिनेट मिनिस्टर सेंटर में बनाया जा रहा है। इसको इतना जोर से बीजेपी जो इकोसिस्टम है उसको इतना जोर से कैंपेन प्रोपागेट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है और एम्पलीफाई कर रहा है कि जैसे वो प्रो ट्राइबल है, उनके लिए पूरा बहुत ही कंसर्न है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो ट्राइबल्स लोगों का ऊपर जितना अटैक और एट्रोसिटीज हो रहा है, चाहे सीएम का अपना जिला में वहाँ पोस्को और जिंदल के खिलाफ पटना ब्लॉक में मूवमेंट चल रहा है, सीजी माली और कलाहंडी में भी मूवमेंट चल रहा है अदानी और वेदांता के खिलाफ। और सबसे वन मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट, जो हमारा जो ट्राइबल मिनिस्टर यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर हैं, उनका खुद का जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है सुंदरगढ़, उसका अंदर राजगामपुर करके एक एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी है, और वहाँ भी जो आपका सीमेंट फैक्ट्री को लैंड ग्रैबिंग के अगेंस्ट लैंड एक्विजिशन, फोर्सफुल लैंड एक्विजिशन के खिलाफ ट्राइबल लोगों ने मूवमेंट छेड़ रखी है। तो ये दो पिक्चर साइमल्टेनियसली देख रहा है। तो दो नहीं, दो के साथ एक तीसरा भी है जी। बीजेपी ने, ये तो आपने सही कहा कि उड़ीसा को प्रोजेक्ट किया, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट देश में, तो एक तरफ आदिवासियों की आइडेंटिटी, उस आइडेंटिटी को एक तरीके से उसको हड़प लेना, अप्रोप्रिएट कर लेना, ये बीजेपी की कोशिश है। लेकिन उस कोशिश में वो आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन लगातार छीन रहे हैं। ये ऑपरेशन कागार माओवादी के नाम पर चलाया गया, वो आदिवासियों के ही ऊपर एक बड़ा हुआ है। उसमें पूरे टोटल ऑपरेशन कागार के बाद आप छत्तीसगढ़ चले जाएंगे, पूरा का पूरा बस्तर, पूरा हसदेव का जंगल, वो सब एकदम कॉरपोरेट के हाथ में जा रहा है। तो आदिवासियों को उनके तमाम संसाधनों से वंचित करना। दूसरा जो इन्होंने शुरू कर दिया है कि आदिवासी को जो आरक्षण मिलता है वो आदिवासियत के आधार पर मिलता है। आदिवासी होने के नाते वो आदिवासी सरना धर्म मानने वाले आदिवासी, वो आदिवासी ईसाई धर्म को मानने वाले आदिवासी, वो आदिवासी किसी भी धर्म को मान सकते हैं। लेकिन अब वो धर्म के नाम पर कि आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो खुद को हिंदू कहेंगे, ईसाइयों को नहीं मिलेगा, इसके लिए बड़ी गुलबंदी, बड़ी साजिश शुरू हुई है। तो आदिवासियों को आदिवासियत से ही, उनके पूरे कल्चर से, उनके पूरे ज़मीन से, उनके आरक्षण के अधिकार से वंचित कर देने की इतनी बड़ी साजिश चल रही है, और उन्हीं से सबसे ज़्यादा वोट लिया जा रहा है, और बस उनको एक राष्ट्रपति और चीफ मिनिस्टर दिखाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से आदिवासियों के अंदर भी ये सवाल खड़ा हो रहा है, होगा, झारखंड में भी, छत्तीसगढ़ में भी, उड़ीसा में भी, राजस्थान में भी, और देश के पूरे राजनीति आदिवासियों में। फिर आदिवासी तो है जो पूरे अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे पहले लड़ना किसने शुरू किया? आदिवासियों ने किया। तो आज भी इस कॉरपोरेट लूट के खिलाफ, इस फांसीवादी तानाशाही के खिलाफ भी आदिवासी हर जगह खड़े हो रहे हैं। और मेरे ख्याल से हम लोगों को और ज़्यादा जोर निश्चित तौर पर देना चाहिए आदिवासियों के सवाल पर, दलितों के सवाल पर। इस देश के तमाम पिछड़े इलाके, उन इलाकों के लिए ज़्यादा और ध्यान देना होगा। अंत में ये जानना चाहते कि क्या इतने सब होने के बावजूद ये सब बहुत नेगेटिव जो नैरेटिव्स है उसके खिलाफ लड़ के, क्या बीजेपी का एंटी पीपुल पॉलिसीज़ और बीजेपी का जो इकोसिस्टम है उसको हराया जा सकता है? सिंगल फार्मूला क्या है? देखिए, कोई सिंगल फार्मूला तो नहीं है, क्योंकि बीजेपी का जो अटैक है वो अटैक कोई सिंगल अटैक नहीं है, मल्टी डायमेंशनल, वो मल्टी डायमेंशनल है। और इसीलिए जहाँ भी अटैक होगा उसका विरोध होगा। तो हमें लगता है इस देश में सिंगल पॉइंट वही है कि जनता, क्योंकि वो जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो अगर आप पार्टीज़ को ख़त्म करेंगे, इंस्टीट्यूशन को तोड़ देंगे, कब्जा करेंगे, जनता का क्या करेंगे? तो ये वो जो जनता है, जिस जनता ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा, जिस जनता ने हमेशा अपने अधिकार के लिए लड़ा है, मेरे ख्याल से हम लोगों को और ज़्यादा जनता के बीच में जाना, जनता को गुलबंद करना, और जनता ही है
जो एक समय, और इसीलिए देखिए तो बीजेपी वाले डर गए हैं, तो एक जनता पार्टी से, कॉकरोच जनता पार्टी से डर गए हैं इस समय। जनता के आंदोलन, जन आंदोलन यही रास्ता है, और इसी को बढ़ाएंगे। जनता पर भरोसा रखेंगे कि आखिर ठीक है, बीजेपी सत्ता में आ सकती है, लेकिन सत्ता में आकर के सत्ता के बल पर पूरे देश को तहस नहस कर देना, पूरे देश में लोकतंत्र को ख़त्म कर देना, ये लाइसेंस तो बीजेपी को किसी ने दिया नहीं है, और ज़रूर हम लोग लड़ लेंगे। थैंक यू। आम आलोचना करुले दीपंकर भट्टाचार्य सहित आम ओडिशा विषय आलोचना कले, आम अन्य राज्य मान विषय भी आलोचना कले। बीजेपी जो विभाजनकारी नीति से संपर्क में विस्तृत भाव आम मुहर भी शुणिले, एवं एते सबू नैराश्यजनक नेतिवाचक सब दिग सत्वे बीजेपी जो अपराजय नुहे ताको परास्त करहब, एवं सबार शेष जो कहते वी द पीपुल ऑफ इंडिया जो मंत्र, से मंत्र बल एवं समस्त भितर एकता अणा जाई पारे, जेते बड़ फाशीवादी शक्ति हेले तार पराजय संभव, ताको पराहत करिया संभव, एवं तारिक आधार करी आमे आमर ए अध्याय को एड सरुचु। नमस्कार।